कैसे होगी बीएसएनएल की धमाकेदार वापसी, कम दाम वाले रिचार्ज प्लान से मचा हड़कंप। आपको ये बात तो याद होगी, बीएसएनएल वही भरोसे वाली टेलीकॉम कंपनी है जिसे हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी तो इस्तेमाल किया है। तो फिर आज की जनरेशन इस कंपनी को कैसे भूल गई और इस कंपनी को कैसे पीछे छोड़ दिया। तो फिर से भारतीय दूरसंचार बाजार में एक बार फिर से बीएसएनएल उतर चुकी है और ये चर्चा का विषय बन गई है। कंपनी ने हाल ही में आकर्षक और रियायती रिचार्ज प्लान पेश किए हैं, जिससे जियो, एयरटेल और बीआई जैसी दिग्गज कंपनियों की तो हवा उड़ गई है। क्या आपको लगता है कि बीएसएनएल की वापसी फिर से होगी? क्या बीएसएनएल फिर से जियो, एयरटेल और बीआई जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ेगी और इन सभी के यूजर को फिर से अपनी तरफ खींच लेगी? चर्चा करेंगे इन सभी के ऊपर आज की वीडियो में और जानेंगे बीएसएनएल की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी और कैसे बीएसएनएल ब्रांड जीरो से लेकर करोड़ों की कंपनी बनी। दोस्तों, आज से 20 साल पहले इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल का नाम सबसे ऊपर होता था, लेकिन दोस्तों जियो के आ जाने के बाद इसकी हालत इतनी खराब हो गई, इसका मार्केट शेयर 31% से लेकर 6% पे आ गया, क्योंकि 2016 के बाद बीएसएनएल को हमेशा एक जनरेशन पीछे रखा गया है। जब मार्केट में 4G आ चुका था तो बीएसएनएल 3G लाया गया और आज मार्केट में 5G अवेलेबल है तो बीएसएनएल 4G लॉन्च करने की बात कर रहा है। लेकिन अब टेलीकॉम कंपनी का मिजाज बदल रहा है, क्योंकि एयरटेल और जियो की रिचार्ज महंगे होने की वजह से गरीब लोग तंग आ चुके हैं और इस एयरटेल और जियो से पोर्ट करके बीएसएनएल में जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक महीने में 1,61,000 लोगों ने एयरटेल और जियो से बीएसएनएल में सिम को पोर्ट कराया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीएसएनएल को गवर्नमेंट ने हमेशा एक जनरेशन पीछे क्यों रखा और आज इस बॉयकॉट ट्रेड में बीएसएनएल को क्या फायदा हो सकता है और रतन टाटा जी की हेल्प से क्या बीएसएनएल फिर से घर वापसी कर सकेगी, क्योंकि टाटा ने ही बीएसएनएल के 2 लाख 4G टावर लगाने की जिम्मेदारी ली है। दोस्तों, बीएसएनएल का कनेक्शन उस ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा हुआ है जब कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राम यानी तार का इस्तेमाल किया जाता था। शुरुआत में यह डिपार्टमेंट अंग्रेजों के हाथ में था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो टेलीकॉम की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट के कंधों पे आ गई थी। इसके बाद डॉट ने कई सब्सिडरी कंपनीज की शुरुआत की, जिनके जरिए वो दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में टेलीफोन लाइन बिछाने का काम करने लगे। साथ ही इन्होंने इंडिया के इंटरनेशनल लाइंस के जरिए दुनिया के बाकी देशों में भी इसको जोड़ा। इधर 90s के दौर में कई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज इंडिया में अपने पैर जमाने लगी थी। इन्हीं से कॉम्पीट करने और सर्विसेज पॉलिसीज पे सही से काम करने के लिए सरकार ने 1999 में डॉट को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिससे पहला था डीटीएस और दूसरा था डीटी। डॉट का काम अब सिर्फ पॉलिसीज बनाना था और सर्विस प्रोवाइड करने का काम डीटीएस के हाथों में आ गया था। फिर आया 1 अक्टूबर 2000 का दिन, जब सरकार ने डीटीएस का नाम बदल के बीएसएनएल कर दिया और इस तरह बीएसएनएल की शुरुआत हुई, जिसने पूरे भारत को कनेक्ट करने का काम किया था। बीएसएनएल को पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाया गया था, ताकि कंपनी की वर्किंग कैपेसिटी बढ़े और यह आसानी से प्राइवेट कंपनीज का मुकाबला कर सके। बीएसएनएल को बनाने का मकसद था कि देश में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को फैलाकर हर नागरिक को कॉल या इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जा सके, जिसका असर यह हुआ कि साल 2000 में इंटरनेट, 2000 में 2G और 2005 में ब्रॉडबैंड सर्विस ऑफर की गई। अपने शुरुआती दौर में इस कंपनी ने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखी और कुछ ही सालों में यह एयरटेल को पीछे छोड़ के मार्केट का लीडर बन गई थी। फिर दिसंबर 2005 आते आते इससे लगभग 2.5 करोड़ लोग जुड़ चुके थे। साथ ही ये 1 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन को सर्विस दे रहा था। इस दौरान इस कंपनी ने 10,183 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था। बीएसएनएल अपने कस्टमर बेस को इतनी तेजी से बढ़ा रहा था कि साल 2000 से 2007 के बीच इसका मार्केट शेयर 31% तक चला गया था। लेकिन इस बढ़ते मार्केट शेयर के बावजूद इसका प्रॉफिट मार्जिन घट रहा था, क्योंकि 2006 से 2007 के बीच इसने 806 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था, जो इसके 1 साल पहले के मुकाबले 2374 करोड़ कम था। और यहीं से इस कंपनी के स्ट्रगल का एक ऐसा सिलसिला चला कि यह अपनी पुरानी पोजीशन पे कभी भी वापस नहीं आ पाया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में राज करने वाला बीएसएनएल समय के साथ डूबता चला गया? दरअसल इस कंपनी के अंदर 2004 से ही बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, जिसके मास्टरमाइंड थे उस समय के यूनियन मिनिस्टर दयानिधि मरड़। इस केस को टेलीफोन एक्सचेंज स्कैम के नाम से जाना जाता है, जिसका बीएसएनएल पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। एक्चुअली दयानिधि मरड़ ने अपने घर और ऑफिस में 300 से अधिक टेलीफोन इलीगल लगवाए थे। इन टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल दयानिधि मरड़ के पारिवारिक बिजनेस सन टीवी नेटवर्क में यूज किया जा रहा था। इस स्कैम से बीएसएनएल को 1.78 करोड़ का चूना लग गया था। अभी बीएसएनएल इस लॉस को रिकवर करने में लगा हुआ है कि तभी 2008 में 2G स्कैम हो जाता है, जो भारत का सबसे बड़े करप्शन स्कैमर में से एक था। इस स्कैम स्पेक्टर में लाइसेंस को मार्केट वैल्यू के मुकाबले बहुत ही कम प्राइस में एलोकेट किया गया था, जिससे गवर्नमेंट को लगभग 1,76,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। एक्चुअली उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने कंपनीज को नीलामी के बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पे लाइसेंस दिया था, जिससे कुछ प्राइवेट कंपनीज को बहुत ही कम प्राइस पे स्पेक्ट्रम मिला था। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो बड़े लेवल पे सीबीआई इन्वेस्टिंग शुरू हो गई और बाकी कंपनीज के साथ साथ बीएसएनएल के ट्रेडर की भी जांच होने लगी और नतीजा यह हुआ कि जिससे इस कंपनी के ऑपरेशन और कई दूसरे अहम प्रोजेक्ट स्लो पड़ गए और फिर से लॉसेस का सामना करना पड़ा। 2007 से 2010 के बीच इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी और मार्केट में नए नए
प्लेयर उतरते जा रहे थे। सभी प्राइवेट कंपनीज तरह तरह के प्लान्स ऑफर करके वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन इस दौरान बीएसएनएल पूरी तरह से सुस्त पड़ा था और 2010 में इसका मार्केट शेयर गिर के मात्र 14% पे आ चुका था। इसकी असल वजह थी सरकारी एम्प्लॉय, पर बीएसएनएल की तरफ से कोई भी ऐसी कोशिश देखने को नहीं मिली जैसे कि प्राइवेट कंपनीज कर रही थी। यही वजह थी कि 2010 से 2011 के बीच बीएसएनएल को 6384 करोड़ का नुकसान हुआ था, जो 2011 से 2012 में बढ़कर 8851 करोड़ हो गया। और इस दौरान बीएसएनएल ने अपने मार्केट शेयर को बहुत ही मैसिवली लूज किया था। पर दोस्तों यह तो फिर भी गमीनत थी, क्योंकि 2017 के बाद इस कंपनी की चीजें और भी ज्यादा खराब हो गयी। दरअसल 5 सितंबर 2017 को जियो लॉन्च हुआ और 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हाई स्पीड इंटरनेट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसने इतना पैसा खर्च करने के बाद भी कस्टमर को उनकी सर्विस एकदम फ्री दी गई और लोग जियो के इंटरनेट और फ्री कॉल का फुल आनंद ले रहे थे। इस फ्री सर्विस का इम्पैक्ट बाकी की टेलीकॉम कंपनी पे बहुत गहरा पड़ा था और फिर जियो ने एयरटेल, बीआई और वोडाफोन जैसी कंपनीज को एकदम पीछे धकेल दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही सालों के अंदर बीएसएनएल की सर्विस सबसे ज्यादा खराब हो गई। खासकर इसका कस्टमर सर्विस तो इतना ज्यादा बेकार था कि लोग शिकायत करने की जगह अपना नंबर बदलना ज्यादा बेहतर समझते थे। ना बीएसएनएल पे कॉलिंग अच्छे से होती थी, ना ही इंटरनेट चलता था। साथ ही इसका नेटवर्क कवरेज भी बहुत ही वीक हो चुका था। इसके अलावा यह भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की जगह प्राइवेट कंपनीज के साथ प्राइस बार में फंस चुका था। साथ ही स्लो डिसीजन मेकिंग और ब्यूरोक्रेसी की वजह से यह मार्केट में आ रहे बदलाव पे जल्दी से एक्शन नहीं ले पाया। इसका असर यह हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 में इस कंपनी का लॉसेस 15,000 करोड़ तक पहुंच चुका था और इसका मार्केट शेयर गिर के 6% पे आ चुका था। वहीं पिछले कुछ सालों में ऐसी नौबत आ गई थी कि सभी को यह लगने लगा था कि बीएसएनएल का बंद होना तय है। हालांकि सरकार ने इसे प्रॉफिटेबल बनाने की कई कोशिशें की, जैसे कि साल 2021 में इस कंपनी को 40,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था, जिसमें से आधा अमाउंट शॉर्ट टर्म डेट को भरने में चला गया, तो वहीं आधे को कंपनी के ऊपर में खर्च किया गया था। लेकिन यह अमाउंट बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि कंपनीज के लॉसेस हर साल बढ़ते ही जा रहे थे। एंड फिलहाल इस पे 22,289 करोड़ का कर्जा भी है। हाल ये हो चुका है कि बीएसएनएल अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भी नहीं दे पा रहा है। फिर साल 2000 में इसे बचाने के लिए सरकार ने दोबारा 1.64 लाख करोड़ का पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसे बीएसएनएल ने अपनी सर्विस में सुधार लाने के लिए अकाउंट्स को मजबूत करने और फाइबर नेटवर्क का एक्सपेंशन करने में लगाने वाला है। अब देखो हुआ ये एयरटेल और जियो की मनमानी की वजह से है, क्योंकि एयरटेल और जियो ने 3 जुलाई 2024 से अपने रिचार्ज पे 100 रुपीज बढ़ा दिए हैं। अब जियो क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर का ट्रेड सेक्टर बन चुका है, ऐसे में अगर वो प्राइस हाई करेगा तो उसके पीछे पीछे एयरटेल और बीआई भी करेंगे ही, और उन्होंने ऐसा किया भी। दोस्तों प्राइस को लेकर इन कंपनियों की मनमानी लोगों को समझ आने लगी है और लोग इस बात को पूरी तरह समझ चुके हैं कि कैसे उनको फ्री में रिचार्ज देके उनको इस चीज की आदत लगाई गई थी और फिर इसको आगे बढ़ने के बाद रिचार्ज अपर ज्यादा महंगे कर दिए गए हैं और बाद में प्राइस बढ़ा के उनका फायदा उठाया जाता है। साथ ही हम कंपटीटर्स को उनकी वजह से कस्टमर के पास अब बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन बचे हैं, यानी लोग इन प्लान्स को महंगे दामों में लेना तो नहीं चाहते, पर उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे में लाखों लोगों ने इन चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर बीएसएनएल में स्विच करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि जियो, एयरटेल और बीआई के कंपेयर में बीएसएनएल के रिचार्ज आधे से भी कम रेट में है। इसी के चलते सोशल मीडिया पे बाइकआउट जियो और बीएसएनएल के घर वापसी जैसे हैशटैग यूज किए जा रहे हैं। असल में सोशल मीडिया बाइकआउट और प्राइवेट कंपनीज की महंगे प्लान की वजह से कुछ सर्कल में बीएसएनएल की सिम की बिक्री में 3 गुना का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार एंड झारखंड के सर्कल के धनबाद में हर रोज लगभग 500 सिम बिक रहे हैं, जो सिर्फ पहले 150 ही बिका करते थे। साथ ही इसकी पोर्टेबिलिटी भी 2.5 गुना बढ़ चुकी है, यानी कि पहले के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा लोग अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। इसके अलावा अकेले राजस्थान की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक महीने में 1,61,083 लोगों ने बीएसएनएल में सिम को पोर्ट कराया है। इन सब से जियो और एयरटेल के फाउंडर को काफी ज्यादा झटका लगा है। और बात करें पूरे देश की तो बीएसएनएल ने बहुत तेजी से ऑल ओवर इंडिया में 4G सर्विस को लॉन्च करने में जुटा हुआ है। जैसे कि अप्रैल 2024 में इसके पास सिर्फ 3500 4G टावर थे, लेकिन अब यह बढ़कर 10,000 तक पहुंच चुके हैं। उधर यूनियन आईटी एंड टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 4G नेटवर्क के लॉन्च होने के 1 साल के अंदर बीएसएनएल अपने उसी टावर को 5G में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे में यह बहुत ही कम समय में 5G सर्विसेज को भी लॉन्च कर देगा। फिलहाल 4G नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए बीएसएनएल कई इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें से एक का नाम है टाटा। एक्चुअली टाटा कंपनीज ने बीएसएनएल के साथ 15,000 करोड़ की डील की है, जिसके लिए वो 4G और 5G सर्विसेज के लिए देश भर में 1.12 लाख टावर लगाने की मदद कर रहे हैं। और यह चीज जियो और एयरटेल के लिए एक खतरे की घंटी की तरह है। अगर बीएसएनएल अपने वादे पे खरा उतरता है और 1 साल के अंदर 5G को लॉन्च कर देता है तो ये बीएसएनएल के लिए एक बहुत बड़ा कमबैक साबित होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि बीएसएनएल अपनी वापसी कर पाएगा, और क्या आप भी जियो और एयरटेल से अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कोई और तगड़ी टॉपिक के साथ।